तो सबसे पहले तो मैं भाई साहब आपका स्वागत करना चाहूँगा। माता जी हमारे साथ माता जी हैं, मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगा। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से खुशी जो है भाई साहब का एक पौधा देके भाई साहब का स्वागत करेगी। खुशी जो है बेरठ की है और हमारी चाइल्ड लीडर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई साहब एक सपना है कि चाइल्ड फ्रेंडली दुनिया बने, तो बच्चों के अनुकूल दुनिया कैसे बने, तो उसके लिए कोई एक मॉडल लोग पूछते कि भी कैसे बनाएंगे, तो उसकी एक कोशिश की है। और भाई साहब का जो प्रयोग है वो प्रयोग देश भर के लगभग 600 से ज्यादा गाँव में संचालित हो रहा है। और ये मॉडल जो है तमाम सरकारें उसको अडॉप्ट कर रही हैं, दुनिया के तमाम और देश जो है। तो बस संक्षेप में बता देता हूँ कि कोई एक ऐसा गांव हम लोग उसको लेते हैं जहाँ पे माइनिंग होती है या जहाँ पे बच्चों से ज़्यादा जो है वहाँ पे बाल श्रम होता है। तो उस गांव में पहला काम होता है कि सारे बच्चे बाल श्रम से निकाल के उनको स्कूल में उनका एडमिशन कराया जाए, वो बच्चे स्कूल में जाएं, पढ़ाई करते हैं। और फिर इतना ही पर्याप्त नहीं है, बच्चों में एक नेतृत्व की क्षमता विकसित की जाए ताकि वो भविष्य के लीडर बन सके। इसके लिए जो है वहाँ बाल पंचायत का चुनाव होता है। जैसे आज एमसीडी का चुनाव हुआ है, आप सब कवर करके वहीं से आ रहे हैं, बहुत सारे साथी वहां से आ रहे हैं। तो ऐसे ही चुनाव होता है उसी प्रक्रिया के तहत, और बच्चे चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, फिर इस तरह से कार्यकारिणी होती है। और इसके बाद जो गांव की जो पंचायत होती है, मुख्य पंचायत होती है, उसको जो ये लोकतांत्रिक तरीके से बच्चों की जो पंचायत होती है उसको मान्यता देती है। और तमाम कहानियां हैं जो मैं कभी आपको बताऊंगा कि बच्चों ने अपना खुद जो है स्कूल में बदलाव किया है, समाज में बदलाव किया है। अगर टीचर नहीं आ रहे थे तो वहां पे जो है डीएम को चिट्ठी लिखी है तो टीचर रेगुलर हो गए, टॉयलेट बन गया। ये सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के प्रयास से, तो खुशी उनमें से एक है और अभी ये बीएड कर रहे हैं। मैं छोटी से कहूँगा कि माता जी का भी पौधा देके स्वागत करें। एकरा भी हमारी बाल मित्र ग्राम की लीडर हैं और इनके बारे में मैं, ये सब वो लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और अपने इलाके में जो बच्चों को शोषण मुक्त बनाने के लिए उनको चाइल्ड लेबर से मुक्त कराते हैं, माता पिता को समझाते हैं, स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं और बाल विवाह रुकवाते हैं। तो ये पीढ़ी जो है भाई साहब के नेतृत्व में तैयार हो रही है पूरे देश भर में, जो धीरे धीरे से काम को आगे बढ़ा रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, बहुत बहुत माता जी आपका स्वागत है। छोटा सा एक आंकड़ा आप लोग के सामने रखूंगा कि जो हमारी बातचीत होगी आधे घंटे की, वो जो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, आप सब जानते हैं, जो हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है तमाम अपराधों को लेके, उसमें जो बच्चों के अपराध हैं उनका मैं एक छोटा सा डाटा देता हूं आपको। जब हम 1 घंटे की यहाँ बातचीत करेंगे तो उस घंटे में, उस 1 घंटे में देश भर में जो है 18 बच्चे जो है अपराधों का शिकार हो चुके होंगे, 6 बच्चे यौन शोषण का शिकार हो चुके होंगे और 4 बच्चों के साथ बलात्कार हो चुका है। इस 1 घंटे में जो एनसीआरबी के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डाटा है, 9 बच्चे गुम हो चुके होंगे। वो बच्चे होते हैं जो आप रेड लाइट पे देखते हैं, जो आप गुजरते हैं तो जो भीख मांगते हैं, वो भीख मांगने वाले बच्चे नहीं होते हैं, उनको चुराया जाता है, गुम हो जाते हैं बच्चे और फिर इस हालत में लाके, ये बहुत बड़ा व्यापार है, कभी इस पे बात करेंगे और सब आप लोग जानते हैं। हर 1 घंटे में जब तक हम लोग यहाँ बातचीत करेंगे 8 बच्चे ट्रैफिकिंग का शिकार हो चुके होंगे, 3 बेटियों का हमारा बाल विवाह हो चुका होगा और 3 बच्चे जो है वो बाल श्रम के दलदल में डके होंगे। तो बस इसकी जानकारी के बाद मैं इस बीच से आप लोगों के बीच से मैं अलग होता हूं और भाई साहब से निवेदन करूंगा कि भाई साहब, ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे योद्धा हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया को प्रभावित करता है, और थोड़ा सा हम फिर इनसे सवाल जवाब लेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अनिल जी, आप खुद तैयारी करके नहीं आए, इसीलिए आपने मेरी कोई तैयारी नहीं कराई। आप लोग आज इन परिस्थितियों में आए हैं जब राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, कल भी होंगी, परसों भी यही चलेगा। उस बीच में आप लोग समय निकाल के आए हैं, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। इन्फ्लुएंसर आपको कहते हैं सब लोग, और ये सच है कि सामाजिक चेतना जगाने में, समाज को दिशा देने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। कई बार इसी सोशल मीडिया का लोग दुरुपयोग करके देश को, समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो अपराध हैं, अराजकता है, कई बार हिंसा है,
इसको बढ़ावा दिया जाता है, जो एक्सट्रीमिज्म है, अतिवादिता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से समाज में समरसता, समाज में एकता, राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति की भावना, मानवता की भावनाएं भी फलीभूत होती हैं, फैलती फूलती हैं। हमारे यहाँ एक छोटा सा वेद मंत्र का टुकड़ा है, वो कहते हैं अग्नि नाम अग्नि ही समिध्यते। इसका मतलब है कि जो अग्नि है, ज्ञान की अग्नि, जो प्रकाश देती है, जीवन देती है, ऊपर की तरफ उठती है अग्नि जब हम यज्ञ करते हैं। मेरे घर में तो प्रतिदिन सुमेधा जी यज्ञ करती हैं, मैं अगर दिल्ली में होता हूँ मैं भी इनके साथ शामिल होता हूँ। तो अग्नि हमें प्रकाश भी दिखाती है लेकिन ऊपर उठना दिखाती है, तो ऊर्ध्वगामी होती है अग्नि। तो आप लोगों के भीतर जो अग्नि है, उससे टेक्नोलॉजी का समागम होने पर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बनता है। अच्छाई की अग्नि, अच्छाई को फैलाने की अग्नि थोड़ी सी भी है। अब जब डालते हैं आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से लगा के और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वो लाखों करोड़ों में फैल जाती है। लेकिन उसके साथ साथ एक और हमारे यहाँ वेद में कहा गया है, वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहितः। जो पुर की, समाज की, राष्ट्र की, मानवता की भलाई की बात सोचते हैं, उन्हें पुरोहित कहा जाता है। वो केवल ये नहीं कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं वो पुरोहित हैं। पुरोहित का शाब्दिक अर्थ ही ये है कि जो पुर मतलब पूरा समाज, हमारे आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं और हित करते हैं, वो पुरोहित हैं। आप लोग सब पुरोहित हैं। और इसलिए वेद के ऋषि ने कहा कि वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहितः। हे पुरोहितो, राष्ट्र को जगाओ। आपके हाथ में वो हथियार है, आपके हाथ में वो चीज है जो आप छोटे से 2, 4, 10, 20 बटन दबा के और अपने हृदय की अग्नि को समाज में रोशनी फैलाने में लगा सकते हैं। लगाते भी हैं, मैं देखता हूं कई बार। लेकिन किसी भी राष्ट्र का निर्माण, और खासकर जब हम एक अभी अमृत महोत्सव मना के निकले हैं, मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूं, प्रधानमंत्री जी ने जो बनाई है, तो अमृत महोत्सव समिति, तो उस नाते हम लोगों की जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम जब नए भारत के निर्माण की बात सोचते हैं तो हम ऐसे भारत के निर्माण में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए कि हमारे बच्चे गुलामी में जिएं, बलात्कार के शिकार हों, यौन शोषण के शिकार हों। अनिल जी ने जो अभी आंकड़े दिए वो सरकारी आंकड़े हैं। लोग शिकायतें नहीं कराते, खासकर जब बच्चियों के साथ छेड़खानी या बलात्कार होते हैं तो भाई बहुत सारे मामलों में माँ बाप शिकायत नहीं कराते। लड़कियां खुद भी नहीं बताती हैं, लड़के भी नहीं बताते हैं, लड़कों के साथ भी यौन शोषण होता है तो पता भी नहीं चल पाता देश की सरकार को और हम लोगों को भी, सबको, कि हो क्या रहा है। उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई है, वो पता नहीं लग पाता। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ एक नंबर नहीं है, अंक नहीं है, ये किसी न किसी के बेटे हैं, बेटियां हैं और वो भारत माता की संतानें हैं। किसी बाहर के देश की बात नहीं की जा रही है, हमारे अपने देश की बात की जा रही है। अगर ये घुट घुट के हमारी बेटियां मरती हैं तो उस पिता के नाते अगर आप सोचेंगे, भाई के नाते सोचेंगे, जिस बच्चे के साथ ये जुल्म हुआ है उसके परिवार में माँ के नाते सोचेंगे, बहन के नाते सोचेंगे, तो फिर आपको लगता है कि भले ही कितने ही अच्छे संविधान हों, कितने ही अच्छे कानून हों, कितनी ही अच्छी व्यवस्थाएं हों, लेकिन अगर हमारे बेटे को, बेटी को सुरक्षा नहीं है तो बेकार नजर आती हैं वो चीज़ें। लेकिन जब वो बेकार नजर आती हैं तो आप, सबसे आसान तरीका है कि आंख मूंद लें।
दूसरा तरीका है कि सारी जिम्मेवारी सरकार पे छोड़ दें, उनको आप आलोचना करते रहें, बुराई करते रहें, चीख चिल्लाहट करते रहें, लेकिन इनसे कोई सुधार होने वाला नहीं है। ऐसा करने से अगर हम अपनी जिम्मेवारी खुद महसूस नहीं करेंगे कि हमें क्या करना है, हमारा क्या इसमें योगदान है इस समाज को बेहतर बनाने में, राष्ट्र के निर्माण में, तो फिर वो कभी भी बेहतरी नहीं आएगी। वो हमें खुद आगे बढ़ के करना पड़ेगा। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो ताकत है, जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, उसमें और सारी बातें शामिल हैं। मेहरबानी करके इन बच्चों को थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, मेरे बच्चे हैं जिनको चुराया जा रहा है, जिनको बहला फुसला के अगवा किया जा रहा है, जिनके साथ मुंह काला हो रहा है। हर एक बेटी हमारे यहाँ, हम ये मानते हैं हमारी संस्कृति में कि दुर्गा की तरह है वो, लक्ष्मी की तरह है वो, सरस्वती की तरह है वो। लेकिन जो लोग उनके साथ मुंह काला करते हैं, जो उनके साथ बलात्कार करते हैं, यौन शोषण करते हैं, वो तो खुलेआम घूमते हैं, शादियां भी उनकी हो जाती हैं ये मान के कि ये तो लड़का है, ये तो पुरुष है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन जिस लड़की के साथ ये हो जाता है उसके ऊपर भी धब्बा लगा दिया जाता है कि ये बलात्कार की शिकार है। माएँ समझाती हैं, पिता समझाते हैं कि किसी को कहना मत। अगर किसी चाचा ने, ताऊ ने, रिश्तेदार ने, फूफा ने, मामा ने तेरे साथ कुछ छेड़खानी की है तो किसी को बताना नहीं, नहीं तो कई घर बिखर जाएंगे, शादियां रुक जाएंगी, तेरी बहनों की शादियां नहीं होंगी। तो हमें ये मानसिकता बदलनी है। ये लड़ाई हमारी इस मानसिकता के खिलाफ की भी है। मैं नहीं मानता कि कोई भी लड़की, हमारी सावित्री और सीता की बेटियां, हमारी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की स्वरूपा बेटियां कभी अपवित्र हो सकती हैं। कौन सी ताकत है जो हमारी बेटियों को अपवित्र करेगी? लेकिन मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि लड़कियां भी ऐसा सोचती हैं, दूसरे लोग भी ऐसा सोचते हैं। और इस मामले को लेकर हम लोगों ने अभी 2017 में कन्याकुमारी से विवेकानंद जी के शिला स्मारक से यात्रा शुरू की, कश्मीर तक की, फिर दिल्ली लेके आए उस यात्रा को। राष्ट्रपति भवन में उसका समापन हुआ। जो पूर्व राष्ट्रपति हो गए अब, कोविंद जी, उन्होंने खुद यात्रा की अगवानी की राष्ट्रपति भवन में और कार्यक्रम वहीं हुआ। उसके परिणाम स्वरूप देश में बहुत सारे कानून बने, बहुत सारे कानून बदले गए, सैकड़ों सामाजिक संगठन हमारे साथ शामिल हुए, सांस्कृतिक संगठन शामिल हुए, धर्मगुरु शामिल हुए, सरकारें शामिल हुईं। उस सब के परिणाम स्वरूप कानून बन गए। लेकिन जब तक सामाजिक चेतना, सामाजिक जिम्मेवारी, सामाजिक सरोकार नहीं बढ़ता, सामाजिक सक्रियता नहीं बढ़ती, तब तक कोई भी दुनिया की सरकार घर घर में पुलिस वाले को खड़ा नहीं कर सकती। संभव नहीं है। अब कानून की स्थिति यह है, न्याय की, कि कई राज्यों में 10-12 साल लगेंगे उन मामलों के निपटारों में जो यौन शोषण से संबंधित मामले हैं, बच्चों के यौन शोषण से, और कई राज्यों में तो 40-45 साल लग जाएंगे। तो आप कल्पना करिए कि 40 साल बाद कौन सी आज ऐसी बेटी है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, वो अपने पोते पोतियों के साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगी। तो ऐसा हो ना, ये हमारी जिम्मेवारी है। एक और चीज विडंबना की सामने आ गई, खासकर ये पेंडेमिक के जमाने में, कि ये जो बाल यौन सामग्री है, चाइल्ड पॉर्न जिसे कहते हैं, उसकी खपत और उसकी मांग बढ़ रही है बड़ी तेजी से। सारी दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश में बढ़ रही है। हमने एक अध्ययन कराया और उस अध्ययन के आधार पर हमारी बहुत लंबी मीटिंगें हुई। उस समय जो उपराष्ट्रपति महोदय थे, राज्यसभा के अध्यक्ष भी वही होते हैं, सभापति वेंकैया नायडू जी, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। वो कमेटी इसी बात के लिए थी कि जो ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़ है उसको कैसे रोका जाए। उसमें रिकमेंडेशंस भी आए। तो हमने उनको अपनी रिपोर्ट दी। हमने बताया कि जो लॉकडाउन लगा पहला, उसके 10 दिनों के अंदर भारत में
बाल यौन सामग्री चाइल्ड पोर्न की डिमांड दुगनी हो गई, लगभग 97-98% बढ़ गई। ये जो सस्ता या मुफ्त में डेटा मिल रहा था, ये जो वाईफाई नेटवर्क मिल रहे थे, उसका इतना भयंकर दुरुपयोग हुआ। घरों में बैठे लोगों ने सबसे पहले पोर्न सामग्री नहीं, चाइल्ड पोर्न सामग्री, छोटे बच्चों के साथ जो बलात्कार होते हैं उसके दृश्य देखने के लिए आतुर थे लोग। तो ये जो मानसिक बीमारी बढ़ रही है शिक्षा संस्कार की कमी की वजह से और कई कारणों से, इसको भी हमें गहराई से समझ के उठाना है। अभी हाल में ही हम लोगों ने महसूस किया, जब सरकार की अपनी रिपोर्ट आई स्वास्थ्य मंत्रालय की, कि भारत में 23% से ज़्यादा लड़कियों का विवाह 18 साल की उम्र से नीचे हो जाता है। सरकार ने अब ऐसी 21 साल की उम्र की बात कही है बढ़ाने की, हमने उसका समर्थन किया है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन 18 साल वाली भी अभी स्थिति ये है कि 18 साल से पहले लगभग 4 में से 1 बेटी की शादी हो जाती। उसके बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो शारीरिक दुष्प्रभाव हैं, सामाजिक दुष्प्रभाव हैं, जनसंख्या वृद्धि है, 50 तरह की चीज़ें होती हैं, मेल न्यूट्रिशन है, ये सब बढ़ते हैं, मानसिक कुंठाएं बढ़ती हैं। तो पिछले 16 अक्टूबर को हमने भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एक मुहिम शुरू की, एक अभियान शुरू किया बाल विवाह के खिलाफ। और उसमें हम लोगों ने बहुत कम समय में हमने एक चिट्ठी भेजी, सरकारों को भेजी। देश की 14 सरकारें उस अभियान में शामिल हुई, राज्य सरकारें। इसके अलावा सामाजिक संगठनों को भी चिट्ठी गई, उनके माध्यम से सोशल मीडिया को भी गई। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साहब जैसे लोग उसमें सक्रिय हुए और उन्होंने गांव-गांव तक चिट्ठियां भेजी। अब तो गांव में भी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं। तो मैंने अपनी चिट्ठी में ये मांग की कि जो बेटियां, जो बहनें इस बुराई के खिलाफ, इस अपराध के खिलाफ लड़ना चाहती हैं, चैंपियन बनना चाहती हैं, वो हमें लिखें, मिस्ड कॉल करें या कुछ लिखें। आप सुन के हैरान होंगे कि 10 दिन के अंदर 70,000 से अधिक हमारी बेटियों ने, बहनों ने, बूढ़ी माँओं ने कहा, आशीर्वाद देते हुए कहा कि हम कई साल से घुट रहे थे कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिले, एक जगह मिले जहां हम इस बुराई का विरोध कर सकें। हमारे साथ तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमारी बेटियों के साथ ना हो, हमारी पोतियों के साथ ना हो, इसके लिए 70,000 से अधिक महिलाएं, बेटियां सामने आ गई, लड़कियां सामने आ गई। तो हमने 10,000 गांवों में एक साथ ये किया कि लड़कियां, बहनें, माएँ एक दीपक हाथ में लेकर, टॉर्च हाथ में लेकर, एक मोमबत्ती जलाकर, एक टेलीफोन की टॉर्च को जलाकर उस दिन शाम को बाहर निकलें अपने घरों से, गांव के किसी खुली जगह पर, और पुरुष लोग उनका जो समर्थन करने के लिए तैयार हैं वो पीछे खड़े हों। अब ये जिसे आजकल की भाषा में डिसरप्शन कहते हैं ना, जो आजकल इनोवेशन, डिसरप्शन, ये शब्द बड़े इस्तेमाल होते हैं टेक्नोलॉजी में, और ख़ासकर ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, नया जो चल रहा है सब दौर। तो एक ऐसा डिसरप्शन कभी पहले किसी ने देखा नहीं। एक मौन क्रांति की तरह ये हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में उनकी जो घुटन थी, उस घुटन को उन्होंने जाहिर किया अपने हाथ में मोमबत्ती लेके, और पीछे पुरुषों को आना पड़ा। कुछ लोग आए, कुछ लोग शर्म के मारे नहीं आए। राजस्थान के गांव में, उड़ीसा के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, पूरे देश में ये हुआ। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, सब जगह हुआ। 23 राज्यों में ये कार्यक्रम चला। इससे पता लगता है कि हमारे देश की बहनें, बेटियां शादी नहीं कराना चाहती कम उम्र में, वो पढ़ना लिखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। ये एक बहुत ही अच्छा वातावरण बना हुआ है कि हमारी बेटियां बढ़ना चाहती हैं, आगे पढ़ना चाहती हैं, अपनी आवाज़ उठाना चाहती हैं। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप लोग इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, इस चेतना को जगाने में, ताकि ये इस तरह के अत्याचार बंद हों। चाहे वो यौन शोषण हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो बाल मजदूरी का मुद्दा हो, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि सामाजिक चेतना के बगैर संभव नहीं। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि चेंज बिगिंस विथ कॉन्शियसनेस।
The first step to social transformation is awareness, is the consciousness, social consciousness. कॉन्शियसनेस ही वो अग्नि की चिंगारी है जो लोगों के दिमाग को, दिल को खोलती है, चेतना। और उसमें आप चेतना के संवाहक हैं। आपके हाथों में, आपके दिमाग में, आपके दिल में वो ताकत है, वो फितरत है। इसीलिए मैं आपके साथ मुखातिब हूँ कि मैं ये भरोसा करता हूँ कि अपने अपने तरीके से जो आप एक भारत के निर्माण में लगे हैं, इस बुराई को सब लोग मिलकर ख़त्म करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हमारी एक किताब का विमोचन होने वाला है। वो बच्चे जो उसके नायक हैं कुछ आ चुके हैं और हमारे मित्र अनुपम खेर जी अभी आ रहे हैं उस किताब का विमोचन करने। उनके साथ राजकमल प्रकाशन ने उसे प्रकाशित किया है। तो वो किताब इस बात को प्रेरित करने की कोशिश करती है जिसका नाम है तुम पहले क्यों नहीं आए। एक लड़की ने यह सवाल मुझसे एक बार पूछा था, जो गुलामी में पैदा हुई उसके माता पिता भी गुलामी में, बंधुआ मजदूरी में पैदा हुए। मालिकों ने उसकी माँ के और उनके पिता के अलग अलग मालिक थे, लेकिन उन्हीं मालिकों ने उनकी शादी कर दी और उन्हीं से फिर बच्चे पैदा हुए। तो ये 7-8 साल की देवली जब मेरे साथ कार में आ रही थी और समझ नहीं पा रहे थे वो बच्चे की असलियत क्या है, तो उसने ये सवाल पूछा कि तुम पहले क्यों नहीं आए। ये एक सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करता है। तो जब भी मैं अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले कि एक सेंस ऑफ कंसर्न हमारे अंदर आना चाहिए, सामाजिक सरोकार, और उसी तरह एक सामाजिक त्वरितता, सेंस ऑफ अर्जेंसी। क्योंकि हमारे बच्चों का बचपन अब छिन गया तो फिर वापस नहीं आने वाला है। हम लोग तो जो है इंतज़ार कर सकते हैं, सरकारें इंतज़ार कर सकती हैं, धर्मगुरु इंतज़ार कर सकते हैं, समाज इंतज़ार कर सकता है, कैरियर्स हमारे इंतज़ार कर सकते हैं, व्यापार हमारे, आमदनियां हमारी इंतज़ार कर सकती हैं, प्रोडक्शन और मार्केट हम इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का बचपन, उनकी खुशी, उनकी आज़ादी, उनकी पवित्रता, वो इंतज़ार नहीं कर सकती। उसको तो हम सबको मिलकर बचाना होगा और उस बचाने के लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूँ। बहुत धन्यवाद।